चाहे आप रवीश कुमार जी की बात कर लीजिए, भाई जब आप इतने बड़े वरिष्ठ पत्रकार हो तो आपको जवाब के साथ बात करनी चाहिए ना, दूसरे पक्ष के बारे में आप बात ही नहीं कर रहे हो। आप ये बोल रहे हो कि भाई वो तो मतलब रवीश कुमार जी कह रहे हैं कि वो पीछे छुप गए। आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हो, उसके बाद आप इस तरह की अगर बात करते हो तो वो कहीं से कहीं तक अच्छा नहीं लगता। लेकिन बात वही है कि आपने कई बड़े बड़े अवार्ड जीत लिए हैं, आपको लगता है कि भाई आप ही सबसे अच्छा बोलते हो, आप ही सबसे अच्छा करते हो, तो आप अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं हो। जय हिंद दोस्तों। राम मंदिर हमेशा से ही हमारे देश में एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक रहा है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर कई दशकों से राजनीति खेली जा रही है। इसके ऊपर वोट मांगे गए, इसके ऊपर वोट काटे गए, इसके ऊपर बातें हुई, इसके थ्रू पार्टीज़ बनी, इसके थ्रू आंदोलन हुए, कई सारी चीज़ें हुई। लेकिन बात यही थी पिछले साल के पहले तक, 2019 के पहले तक, कि अभी तक राम मंदिर को लेकर कोई भी ठोस कदम किसी भी सरकार ने नहीं उठाया था, बल्कि कई सरकारें तो इसके चक्कर में गिर तक गई, लेकिन फिर भी इसको लेकर ठोस सॉल्यूशन कोई नहीं दे रहा था। फिर अभी कुछ एक साल पहले राम मंदिर को लेकर फैसला आया और ये तय हो गया कि भाई राम मंदिर वहीं बनेगा। लेकिन बात वही है ना कि जिन लोगों को राम मंदिर से हमेशा से दिक्कत रही है, जो लोग हमेशा से ही ये बोलते रहे थे कि भाई मंदिर तो वहीं बनाओगे लेकिन तारीख कब बताओगे, उन लोगों को जब तारीख पता चल गई 5 अगस्त, तो सीधी सी बात है उनको मिर्ची लग गई कि भाई यार ये तो तारीख बाहर आ गई, अब हम क्या करेंगे। तो अब कई समय से ये सवाल लोगों के दिलों में सुलग रहा था कि यार राम मंदिर का मुद्दा कैसे ख़त्म हो गया, अब हमारी बातें कौन सुनेगा, अब हम किसको बोलेंगे कि भैया ये ऐसा था, ये वैसा था, या कैसे हम अलग अलग कम्युनिटीज़ को भड़काएंगे। कई सारी बातें थीं जो कि राम मंदिर बनने की घोषणा के साथ ही ख़त्म हो गई और कई लोगों के जो करियर थे उसके ऊपर भी सवालिया निशान लग गया। भाई जो चंपक राज जिनके बारे में बात चल रही है अभी, वो किन परिस्थितियों में रहते हैं, किस तरीके से उनका रहन सहन है। एक बार आप करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाने के पहले एक बार उनको उनके रहन सहन का तरीका ही देख लो जाके। लेकिन नहीं, वो सब नहीं होता। क्या होता है कि फेक न्यूज़ फैलाने का आजकल का टाइम है, उसको फैलाने में टाइम भी नहीं लगता है। लेकिन इस बार जो हुआ ना, वो क्या है ना, गलत टाइम पे भी हो गया और गलत लोगों के साथ भी हो गया। भाई जिस तरीके से ये आरोप लगाया गया कि भैया 2 करोड़ की ज़मीन को 18 करोड़ की ख़रीदा गया है। और भाई पहले एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर आप लोगों ने कभी ज़मीन की खरीद फरोख्त में आप लोग शामिल नहीं हुए हो, नहीं जानते हो, तो 2 तरह के रेट चलते हैं किसी भी ज़मीन सौदे में। एक तो होता है सरकारी मूल्य और एक होता है प्रैक्टिकल बाज़ार मूल्य कि क्या चल रहा है। सरकारी मूल्य जो होता है वो अमूमन कम ही होता है, क्योंकि उसी के ऊपर इंसान को टैक्स चुकाना होता है, रजिस्ट्री की फ़ीस उसके ऊपर लगती है। तो लोग दरअसल ओपन मार्केट में जो ये खेल चलता है उसमें क्या किया जाता है कि मान लीजिए कि 1 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी है, उसके जो सरकारी मूल्य है वो दिखा दिया जाता है भैया 60,000 या 70,000 दिखा दिया जाता है। और रजिस्ट्री की जो फीस होती है वो 10% के ऊपर आसपास होती है, मतलब ±2% के आसपास, तो वो हो जाती है करीब 70,000 का अगर आप निकालो 7,000 रुपये। तो ऐसे में 77,000 में आपकी रजिस्ट्री हो गई। लेकिन सौदा कितने में होता है? 1 लाख रुपये में। तो ऐसे में पहली बात 30,000 रुपये जो पार्टी सामने वाले को पे करेगी वो होता है ब्लैक मनी, और उन्हीं 30,000 रुपये के ऊपर वो टैक्स भी बचा लेता है 3,000 रुपये। इस तरीके से काम होता है। लेकिन अगर किसी संपत्ति की कीमत 1 लाख रुपये बताई गई है और 1 लाख रुपये उसको ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए गए हैं, तो वहाँ पर ब्लैक मनी का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वहाँ पर ट्रांजैक्शन सामने शो हो रहा है, कोई कैश में डीलिंग नहीं हो रही है। अब ये राम मंदिर का जो विवाद चल रहा है ज़मीन घोटाले का, उसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि 17 या 17.5 करोड़ रुपए तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो यहाँ पे घबले वाली बात, भाई अगर आप बोल रहे हो कि भाई 2 करोड़ की ज़मीन को 18 करोड़ में ख़रीद लिया, तो 18 - 2 जो 16 करोड़ हुए वो ब्लैक मनी हुआ, जो आप अपने फ़ायदे के लिए ऊपर ले रहे हो। तो आप उसको ऑनलाइन क्यों लोगे? आप क्यों किसी को शो करोगे कि नहीं यार ये पैसा तो हमने इनसे लिया है? आपको उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो अगर कोई इसको ऑनलाइन शो कर रहा है, इसका मतलब सीधा सा यही है कि भैया वो ऑनलाइन मतलब शो हो गया है। दूसरा, हमारे देश के वरिष्ठ पत्रकार जिनको कि कई लोग पसंद करते हैं, रवीश कुमार जी, उन्होंने इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाई सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, लोग पीछे छुप रहे हैं, सामने आकर जवाब नहीं दे रहे हैं, और राम मंदिर के साथ इस तरह का खिलवाड़ हो रहा है, लोगों ने दान दिया है, चंदा दिया है, उनका पैसा ऐसा। उन्होंने अपने चिरपरिचित अंदाज में कई सारे सवाल उठाए। लेकिन जो जवाब आ चुके हैं, मतलब राय साहब जो कि इस ट्रस्ट के मतलब अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भाई आपको जो भी आरोप लगाने आरोप लगा लीजिए, हम सभी का जवाब देंगे, क्योंकि ये सब हम करते हुए आ रहे हैं। मतलब आप सामने वाला जवाब दे रहा है, आपको उसके जवाब से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सवाल की रोटियां सेकने से मतलब है। तो रवीश कुमार जी ने यहाँ पर एक चीज़ तो ये बहुत स्पष्ट रूप से क्लियर कर दी कि भाई इस तरह का हमारा एजेंडा है, क्योंकि ये चीज़ मतलब व्याप्त है सभी के मन में कि किस तरीके से एजेंडा को चलाने के लिए मीडिया का यूज़ किया जाता है। और वैसे भी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, तो उन्हीं के मद्देनज़र इस मुद्दे को और ज़्यादा भुनाया जाएगा,
क्योंकि मैंने शुरू में कहा ना आपसे कि राम मंदिर पहले भी मुद्दा था, आज भी मुद्दा है और इसको मुद्दा बना के रखा जाएगा, क्योंकि चुनाव भी तो लड़ना है भाई। किसी भी जगह पर, मतलब हम तो टुच्ची सी बात कर लें कि शहर के आउटर में अगर कोई मॉल खड़ा हो जाता है तो उसके आसपास के जो ज़मीन के रेट होते हैं वो अपने आप बढ़ जाते हैं, स्वतः ही बढ़ जाते हैं कि भाई मॉल है, यहाँ पर जनता आएगी तो बिज़नेस बढ़ेगा हर तरीके का। अब जब राम मंदिर जैसे, जिसको कि एक तीर्थ स्थल माना जाएगा हिंदुओं का, इतना बड़े मंदिर का जब निर्माण किसी शहर में, अयोध्या जैसी नगरी में जो कि प्राचीन नगरी है, वहाँ पर होने वाला है, तो क्या वहाँ पर ज़मीन के रेट बढ़ना स्वाभाविक नहीं होंगे? वो भी 19 के बाद जब फैसला आ गया। लेकिन बात वही है कि सवाल उठाने से मतलब है, जवाब से हमें कोई मतलब नहीं है और ना ही हमें कोई प्रैक्टिकल बात करनी है। अब इसको लेकर कई सारे तर्क भी सामने आ गए हैं। क्या होता है, आपको जब कोई झूठ फैलाना होता है तब सबसे बड़ा काम होता है कि आपको सामने वाले को अधूरी जानकारी देनी है। भाई जिस तरीके से अश्वत्थामा को मारा गया था महाभारत में, तब युधिष्ठिर के मुंह से कहलवाया गया था कि भाई द्रोणाचार्य का जो पुत्र है अश्वत्थामा, वो मर गया। मतलब यहाँ पे जब युधिष्ठिर जी ने ये कहा था कि भाई आपका पुत्र अश्वत्थामा मर गया, तब वहाँ पुत्र की जगह कृष्ण भगवान ने शंखनाद कर दिया था ताकि पुत्र सुनाई ना दे, क्योंकि वहाँ पर एक हाथी भी था अश्वत्थामा नाम का, जिसको कि मारा गया था। और ये प्रिटेंड किया गया कि भाई अश्वत्थामा मर गया। ये सुनकर द्रोणाचार्य जी ने अपने हथियार डाल दिए और उनकी फिर हत्या कर दी गई। तो यहाँ पर भी यही होता है, आप अधूरी चीज़ बताइए, सामने वाले को भी अधूरा ज्ञान मिलेगा और उसी से कन्फ्यूजन पैदा होगा और विवाद पैदा होगा, और ये भी यहाँ पर हुआ है। अब इस चीज़ को लेकर कई और खुलासे भी होने लगे। दरअसल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अयोध्या राम मंदिर के लिए ज़मीन की खरीद में घोटाले का आरोप लगाया और कुछ ही घंटों में साफ हो गया कि उन्होंने जो तथ्यों को लेकर गुमराह करने की कोशिश करी थी, उसके बाद से उन पर राम मंदिर के निर्माण में अड़ंगा डालने और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को बदनाम करने की कोशिश के आरोप लग रहे हैं। कानूनी कार्रवाई की मांग भी जाहिर सी बात है उठने लगी है और माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में राजनीतिक ज़मीन की तलाश में जुटी आम आदमी पार्टी ने हिंदुओं में फूट डालने के मकसद से ऐसा जानबूझकर किया है। वैसे भी इस पार्टी और उसके नेताओं का बेबुनियाद आरोप लगाने के बाद माफ़ी मांगने का इतिहास बहुत पुराना रखा है। राम मंदिर में ज़मीन घोटाले के बाद आपके आरोपों को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने कड़ा रुख अपनाया है। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने ट्रस्ट को मानहानि का केस करने का सुझाव दिया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि इस बार उन्हें माफ़ी मांगने पर ना छोड़ें, इसे मतलब इसकी जो रिज़ल्ट है उस तक लेके जाएं, तभी बात बन पाएगी। ये बात स्पष्ट रूप से कह दी गई। ये पहला मौका नहीं जब आम आदमी पार्टी के नेताओं पर मानहानि का केस करने की बात हो रही हो। ऐसा कई मामलों में उन्होंने बाद में माफ़ी मांगकर अपनी जान भी बचाई है। इसमें आपके सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल। 18 में केजरीवाल, संजय सिंह, राघव चड्ढा और उस समय आपके नेता रहे आशुतोष ने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को एक संयुक्त पत्र लिखा था। इसमें तीनों ने जेटली से मानहानि मामले को लेकर माफ़ी मांगी थी। ये मामला दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ में घोटालों के आरोपों से जुड़ा था। आप नेताओं के गंभीर आरोपों के बाद जेटली ने दिसंबर 2015 में केजरीवाल और अन्य आप नेताओं के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में आपराधिक मानहानि का दावा ठोकते हुए 10 करोड़ रुपए का केस दर्ज किया था। हालांकि आप नेताओं की माफ़ी के बाद जेटली ने केस वापस भी ले लिया था। इसको लेकर ये बात सभी के सामने आ गई थी और इसमें आम आदमी पार्टी काफ़ी किरकिरी भी हुई थी। 18 के मार्च में केजरीवाल ने इसी तरह का एक पत्र लिखकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी माफ़ी मांगी थी। इसमें कहा गया था कि हम दोनों अलग अलग दलों में हैं, मैंने आपके बारे में बिना जांचे कुछ आरोप लगाए जिससे आपको दुख हुआ होगा, इसलिए आपने मेरे खिलाफ मानहानि का केस दायर किया। मुझे आपसे निजी तौर पर कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इसके बाद गडकरी ने भी इनको माफ़ कर दिया था। लेकिन अब जो बात निकलकर सामने आ रही है और वीएचपी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उन्होंने जो बात कही, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तथ्य हमारे पूरे सामने रखे हुए हैं, हम लोग कहीं से झूठ बोल नहीं रहे हैं, तो हमें इस प्रकार के केसों में अब कड़ा एक्शन लेना चाहिए और मानहानि का दावा करने के बाद हमें सिर्फ माफ़ी पर नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग इसी तरीके से माफ़ी पर रुकते रहेंगे आरोप का दौर खत्म होगा नहीं। सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। हुआ बस यही है कि लोगों को अधूरी जानकारी दी गई, अधूरा सत्य बताया गया, जिससे कि कन्फ्यूजन बढ़ा और ये घोटाले की बात आने लगी। बाकी जो पेड मीडिया है वो सब तो इसको हवा देने का काम करते ही हैं। जाहिर सी बात है, उन लोगों का तो भाई घर चलता है इस चीज़ से, तो वो लोग क्यों नहीं करेंगे। और वही चीज़ इस पूरे केस में भी हुई है। चाहे आप रवीश कुमार जी की बात कर लीजिए, भाई जब आप इतने बड़े वरिष्ठ पत्रकार हो तो आपको जवाब के साथ बात करनी चाहिए ना। दूसरे पक्ष के बारे में आप बात ही नहीं कर रहे हो। आप ये बोल रहे हो कि भाई वो तो मतलब रवीश कुमार जी कह रहे हैं कि वो पीछे छुप गए। आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हो, उसके बाद आप इस तरह की अगर बात करते हो तो वो कहीं से कहीं तक अच्छा नहीं लगता। लेकिन बात वही है कि आपने कई बड़े बड़े अवार्ड जीत लिए हैं, आपको लगता है कि भाई आप ही सबसे अच्छा बोलते हो, आप ही सबसे अच्छा करते हो, तो आप अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं हो। यही बात आ जाती है सबके बीच में कि भाई आप अधूरी जानकारी दिखाने का जो काम कर रहे हो, क्या वो फेक न्यूज़ के अंदर नहीं आती। बाद में आप बोल लो कि अरे ये चीज़ तो हमें पता ही नहीं थी। भाई आप मतलब हम लोग जैसे लोग करें कि भाई जिनको जानकारी पूरी नहीं थी हमने बोल दिया, तो समझ में आता है।
एक बड़े टीवी एंकर, इतने नामी गिरामी पत्रकार जिनको कई सारे लोग फॉलो करते हैं, वो अगर ऐसा काम करे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जमती नहीं है, अच्छी नहीं लगती। इसीलिए कभी भी दोनों पक्षों की बात करें तो ज़्यादा सही रहेगा, और बिना दोनों पक्षों की बात करें अगर बात कोई करता है तो वो और भी ज़्यादा घटिया सुनाई देता है। मेरी इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।